हेलो दोस्तों, वेलकम टू इंग्लिश गुरुकुल यूट्यूब चैनल। दोस्तों, हिस्ट्री एक बहुत ही इंटरेस्टिंग विषय है, लेकिन हम में से कई सारे लोगों को हिस्ट्री बहुत ही बोरिंग सब्जेक्ट लगता है। इसकी वजह ये होती है कि हिस्ट्री पढ़ते वक्त हमें सालों और ईस्वी सनों को याद रखना पड़ता है कि किस साल में, किस ईस्वी सन में कौन सी घटना हुई, और वहाँ पे जब मेमोरी लगाने की बात आती है तो वो बोरियत बन जाता है। हमें लगता है कि क्यों मुझे ये साल याद रखना है, क्या फ़र्क पड़ जाएगा अगर मुझे ये पता ना हो कि 1779 में कौन सा वॉर हुआ था। और इसी के चलते हम में से कई लोगों की हिस्ट्री कमज़ोर रह जाती है। अगर आपको भी हिस्ट्री बोर लगती है तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा युवल नोआ हरारी का सेपियंस ए बुक। दोस्तों, मेरे ख्याल से आज तक जितने भी हिस्ट्री के ऊपर बुक्स लिखे गए होंगे, उन सारे बुक्स में सेपियंस ए बुक सबसे इंटरेस्टिंग और सबसे प्रभावशाली है। मैं भी उन लोगों में से हूँ जिन्हें हिस्ट्री पढ़ने में बिल्कुल रुचि नहीं आती है, लेकिन जब मैंने सेपियंस पढ़ना शुरू किया तो मैं खुद ये समझ नहीं पाया कि मैं 500 पेजेस पढ़ गया हूँ और फिर भी मैं पढ़े जा रहा हूँ। ये मेरे लिए एक अनोखी बात थी। जब मैं सेपियंस बुक पढ़ रहा था तो मुझे ऐसे लग रहा था जैसे इंसानों की पूरी हिस्ट्री मेरे आँखों के सामने से गुजर रही है। मुझे ऐसे नहीं लग रहा था कि मैं एक किताब पढ़ रहा हूँ, बल्कि ऐसे लग रहा था जैसे मैं एक इंटरेस्टिंग डॉक्यूमेंट्री देख रहा हूँ। और ये अनुभव बहुत ही विशेष था। अगर आप भी यही अनुभव लेना चाहते हैं तो मैं सजेस्ट करूँगा कि आप सेपियंस ए बुक ज़रूर पढ़ें। इस वीडियो के अंदर मैं आपको सेपियंस इस बुक की शॉर्ट समरी देना चाहता हूं, तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, सेपियंस इस बुक के अंदर हमें इंसानियत की पूरी कहानी बताई गई है। हमें पता चलता है कि आज से लगभग 70,000 साल पहले की बात है, जब सेपियंस के साथ साथ निएंडरथल और भी कई होमो इरेक्टस, इन तरह की प्रजातियां आज की तारीख के अफ्रीका खंड के ऊपर रहा करती थी। वही दौर है जब होमो सेपियंस ने अपने छोटे से इलाके से फैलते फैलते बाहर निकलना शुरू किया। अब हिस्टोरियंस मानते हैं कि इसके पीछे हो सकता है उस समय पे होने वाले इन्वायरमेंटल चेंजेस का हाथ होगा, या फिर कुछ लोग ये भी मानते हैं कि जब होमो सेपियंस की पॉपुलेशन बढ़ने लगी तो उन्हें ये लगने लगा कि इतने से जगह में हमारा गुजर बसर नहीं हो सकता, क्योंकि 70,000 साल पहले जो होमो सेपियंस थे वो हंटर गैदरर्स थे। इसका मतलब क्या हुआ कि वो हंटिंग किया करते थे, शिकार किया करते थे और अपना पेट भरा करते थे, या फिर जो पेड़ों के ऊपर जो फल होते हैं, जो नट्स होते हैं, जो कंदमूल होते हैं, उन्हें वो गैदर किया करते थे, जमा करके रखा करते थे और खाया पिया करते थे। तो इस तरह से जब जीवन बसर करना होता था तो एक आम व्यक्ति को, एक सिंगल सेपियंस को जिंदा रहने के लिए ज़्यादा जगह की ज़रूरत पड़ती थी, क्योंकि हो सकता है कि एक इंसान को लगभग 1 एकड़ या एक हेक्टेयर इतनी बड़ी जगह लग जाए अपना जीवन यापन करने के लिए। इसी के चलते जैसे जैसे होमो सेपियंस की पॉपुलेशन बढ़ती जा रही होगी, उनकी जगह की रिक्वायरमेंट अभी बढ़ रही होगी और इसीलिए वो वहाँ से बाहर निकलने लगे। और यही वो समय था जब होमो सेपियंस अपने स्थान से बाहर बढ़ने लगे। उसी समय पर और भी इंसान की प्रजातियां जैसे कि होमो इरेक्टस और निएंडरथल अफ्रीका के और एरियाज में रह रहे थे, लेकिन जैसे ही होमो सेपियंस उन एरियाज में गए तो कुछ सालों बाद बाकी की सारी प्रजातियां विलुप्त हो गई। इसके पीछे हिस्टोरियंस मानते हैं कि या तो होमो सेपियंस और उन प्रजातियों के बीच में युद्ध हुए, या फिर जैसे जैसे होमो सेपियंस उधर गए तो वो लोग डर के मारे बाहर जाते गए और जिस एरिया में वो गए वहाँ पे वो उनके रहने के लायक नहीं था और वो विलुप्त हो गए। वजह जो भी हो, लेकिन बहुत से इतिहासकार मानते हैं कि होमो सेपियंस ही वो वजह है जिसकी वजह से इंसान की बाकी की प्रजातियां विलुप्त हो गई। सिर्फ इंसान की प्रजातियां ही नहीं, जैसे जैसे होमो सेपियंस अफ्रीका से निकलकर यूरोप और एशिया की तरफ बढ़ते गए, वैसे वैसे साइंटिस्ट ने देखा कि जो भी उन स्थानों पर रहने वाली बड़े बड़े प्राणियों की, बड़े बड़े पशुओं की प्रजातियां होती थी, वो भी विलुप्त हो गई।
क्यों? क्योंकि होमो सेपियंस हंटर गैदरर्स थे, और जब बड़े बड़े प्राणियों को मारना होता था तो उनके लिए वो अच्छा था, क्योंकि अगर 10 लोग मिलकर एक बड़े से प्राणी को मारेंगे तो वो 10 लोगों का खाने का इंतजाम एक साथ हो जाएगा और लंबे समय तक हो जाएगा। तो यही कारण है कि होमो सेपियंस बड़े प्राणियों को टारगेट किया करते थे, और फिर धीरे धीरे चलते चलते ये बड़े बड़े प्राणी समय के साथ पूरी तरह से विलुप्त हो गए। दोस्तों, नोएल हरारी हमें एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा कंसेप्ट बताते हैं कि बाकी की भी प्रजातियां थी, जैसे निएंडरथल थे, तो वो क्यों होमो सेपियंस की तरह हर तरफ नहीं फैले। और वो बताते हैं कि इसके पीछे एक रीज़न है, वो रीज़न है इंसानों की चेतना में बदलाव आना। जो होमो सेपियंस है उनके अंदर कोऑपरेशन की भावना बहुत ज़्यादा बढ़ गई। इसका उदाहरण देते हुए युवल नोआ हरारी कहते हैं कि मान लीजिए कि एक जगह पर 20 चिंपांजी है, तो वो 20 चिंपांजी आपस में बात करते हैं, लेकिन उनकी जो लैंग्वेज है वो बहुत ही लिमिटेड है। वो ये कह सकते हैं कि देखो उधर से एक शेर आ रहा है, या फिर वो कह सकते हैं कि मैं खाना खाने जा रहा हूँ, मैं नदी पर जा रहा हूँ। यानी उनकी जो लैंग्वेज है वो बहुत ही लिमिटेड है, और ये लिमिटेड लैंग्वेज के साथ वो बहुत ही छोटे लेवल पर, बहुत ही छोटे पैमाने पर आपस में कम्युनिकेट कर पाते हैं। और जब वो कम कम्युनिकेट कर पाते हैं तो जाहिर सी बात है जो 20 लोग हैं उन्हीं के बीच में जो भी कम्युनिकेशन रहेगा, जो आपस में उनके इंटीमेसी रहेगी, वो लिमिटेड रहेगी। और वो ज़्यादा, यानी कि 20 से ज़्यादा 100 चिंपांजी या फिर 1000 चिंपांजी तक ये कोऑपरेशन नहीं बढ़ पाएगा। और ये लिमिटेशन होमो सेपियंस ने पार कर दी जब होमो सेपियंस की लैंग्वेज बढ़ गई और उनके अंदर अभी कोऑपरेशन बढ़ गया। ये रीज़न था कि हज़ारों होमो सेपियंस एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर सकते थे, हज़ारों होमो सेपियंस एक दूसरे के साथ रह सकते थे, जिससे कि वो एक दूसरे को सेफ्टी दे सके, एक दूसरे का ख्याल रख सकते। और होमो सेपियंस की प्रगति के अंदर इसका बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहा है। दूसरा योगदान भाषा का रहा है, क्योंकि बिना भाषा के कोऑपरेशन होना संभव नहीं था। दोस्तों, ये दोनों चीज़ों के साथ साथ हम देखते हैं कि जब होमो सेपियंस बाहर बढ़ने लगे, अफ्रीका और एशिया तक चले गए, उसके बाद हमें ये देखने मिलता है कि जगह जगह पर इंसानों की छोटी छोटी बस्तियां पैदा होना शुरू हो गया। लेकिन ये जो बस्तियां थी इनकी भी साइज बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं हो पाती थी। इसके पीछे वजह ये थी कि 1000 लोगों तक या 2000 लोगों तक का जब एक समुदाय होता है तो उस समय पर ये मुमकिन था कि कोई एक मुखिया या कोई एक व्यक्ति सबकी जानकारी रख सके कि इस समुदाय में कितने लोग हैं, किस से कितना टैक्स आना है, कितने अनाज आने हैं, ये सारी चीज़ें हो सकता है याद रखी जाए। मेमोरी के ऊपर ये पूरा काम चल सकता था। लेकिन अगर आप इसी को 1 लाख इंसानों पर इमेजिन करो तो फिर हो सकता है यहाँ पे इतने बड़े लेवल पर सिर्फ ओरल कम्युनिकेशन से पूरा कम्युनिकेशन और कोऑपरेशन ठीक से नहीं हो सकता है। और यहाँ पर ज़रूरत आ गई राइटिंग की, रिटन रिकॉर्ड्स की, क्योंकि जब 1 लाख लोग होंगे तो इतने ज़्यादा लोगों के ज़मीन के रिकॉर्ड्स, कौन किसका बच्चा है, किसने किससे शादी की, और इससे पहले ये ज़मीन किसकी थी, किसको बेची, ये सारी जानकारी 1 लाख लोगों के लिए याद रखना बहुत मुश्किल है। लेकिन जब लिखने का डेवलपमेंट हो गया तो ये भी बाधा इंसानों ने पार पाड़ दी, और फिर इंसान अपने प्रगति के अगले चरण पर चले गए, जहाँ पर इंसान एग्रीकल्चर के अंदर व्यस्त हो गए। क्योंकि दोस्तों, इंसान ने अपनी शुरुआत की थी बतौर हंटर गैदरर्स, लेकिन एक हंटर गैदरर के जीवन का बहुत बड़ा हिस्सा केवल और केवल अपने भरण पोषण के ऊपर चला जाता था। उसको जब सुबह उठना होता था तो वो सोचता था कि चलो आज क्या करूँगा, आज कैसे मैं अपना पेट भरूँगा। यानी आप कह सकते तो अगर सुबह के 6 से शाम के 6 बजे तक एक होमो सेपियन जगह रहता था तो उसमें से
70-80% टाइम वो अपने खाने पीने की चिंता के अंदर ही बिता देता था। क्यों? क्योंकि वो कच्चा खाना खाता था। कच्चा खाना जो होता है, फल फूल कंदमूल या फिर जानवरों का मांस, इसके अंदर कम एनर्जी रहती है और कम एनर्जी होने के कारण उसे ज़्यादा खाना होता है। और यही रीज़न है कि किसी और काम में दिमाग लगाने को उसके पास समय नहीं था। लेकिन जैसे जैसे इंसान एग्रीकल्चर में डेवलपमेंट करने लगा, जैसे जैसे इंसान ने देखा कि कुछ ऐसे पौधे हैं जिनके बीज, जैसे कि गेहूं के बीज, इन बीजों को अगर हम थोड़ा पका लें तो इनका स्वाद अच्छा हो जाता है, तो इन्हें हम खा सकते हैं। साथ ही साथ बीजों के लिए फायदेमंद ये चीज़ थी कि उन्हें स्टोर कर कर रखा जा सकता है। वही जो हंटर गैदरर की लाइफ होते हैं, हो सकता है आज उन्होंने कोई बड़ा सा प्राणी मार दिया, लेकिन उस प्राणी को कितने दिन जमा कर कर रखेंगे? आज नहीं तो कल उनको बाहर जाना ही पड़ सकता है। क्यों? क्योंकि वो उसके जो मांस है वो सड़ जाएगा, फिर वो नहीं खा पाएंगे। लेकिन जो अनाज है वो उनके इस चैलेंज को पूरा करता था। और यही रीज़न है कि इंसान धीरे धीरे एग्रीकल्चर की तरफ बढ़ने लगा। और जब इंसान एग्रीकल्चर की तरफ बढ़ने लगा तो तब वहाँ पे उन्हें ये समझ में आया कि अगर एग्रीकल्चर करना है तो हम ऐसे घूमते नहीं रह सकते। हम यहाँ से वहाँ अगर भटकते रहेंगे तो एग्रीकल्चर कैसे करेंगे? और इसीलिए इंसान एक जगह पर रहने लगा। और जब एक जगह पर रहने लगा तो धीरे धीरे वहाँ पे बस्ती बढ़ती गई। और जब बस्ती बढ़ती गई तो उसके बाद राइटिंग का जन्म हुआ, लिखित दस्तावेज़ों का जन्म हुआ, जिसके बाद इंसान बड़े बड़े शहरों के अंदर रहने लगा। ये सारी हिस्ट्री जब हम सेपियंस पढ़ते हैं तो हमारी आंखों के सामने किसी फिल्म की तरह चलती रहती है। आगे हम देखते हैं कि इंसान एक और खूबी अपने पास रखता है, वो खूबी है मिथ की। दोस्तों, मैंने आपको पहले बताया था कि जो चिंपांजी होते हैं जब वो बात करते हैं तो उनकी भाषा एक लिमिटेड रेंज तक ही पहुंच पाती है। अपनी भाषा में वो कहानियां नहीं बताते, अपनी भाषा के द्वारा वो इमेजिनेशन नहीं करते। लेकिन इंसानों की भाषा अलग थी। इंसानों का यानी सेपियंस का दिमाग अलग था। सेपियंस आपस में अलग अलग बातें किया करते थे। और जब वे अलग अलग बातें किया करते थे तो वो देखते थे कि यहाँ पे गपशप हो रही है। और ये गपशप जो होती है ना, ये गपशप बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ होती है। क्योंकि आप आपके जीवन में इमेजिन करो कि आप किसी के साथ गपशप करते हैं तो गपशप करते करते नए आइडियाज़ आते हैं। गपशप करते करते कुछ ना कुछ इनोवेशन निकल कर आते हैं। गपशप करते करते जन्म हुआ धर्म का, गपशप करते करते जन्म हुआ देव देवताओं का और कई सारे नए नए कंसेप्ट्स का, जिनमें से एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है मनी, यानी रुपया पैसा। दोस्तों, अगर हम देखें तो आज से 30-40 हज़ार साल पहले के जो इंसान थे, मान लीजिए उसमें से एक इंसान खेती करता था और दूसरा एक इंसान चमड़े के जूते बनाता था। अब अगर एक खेती करने वाले किसान को जूते खरीदने थे तो वो किस तरह से जूते खरीदता, ज़रा इमेजिन कर कर देखिए। हो सकता है वो जाता वो जूते वाले के पास और बोलता, देखो जूते वाले भैया मुझे जूते चाहिए, तुम बोलो तुमको कितना अनाज चाहिए। तो अगर सामने वाले जूते वाले को भी वो आना चाहिए तो बोल देता, ठीक है 1 बोरी दे दो, तुमको मैं जूते बना के दे दूंगा। लेकिन ये जो बार्टर सिस्टम है, इसके अंदर एक लिमिटेशन क्या है कि वो जूते वाला अगर कहेगा कि भाई मुझे अनाज तो नहीं चाहिए, मुझे चाहिए फल, तो फिर वो बेचारा क्या करेगा? ऐसे में उन दोनों के बीच में ट्रेड नहीं हो पाएगा। तो इस तरह की जो चैलेंज आ रही थी, इन चैलेंजेस को सॉल्व करने के लिए आज से लगभग 5-6 साल हजार पहले बड़े पैमाने पर रुपयों का यानी अल्टरनेटिव कॉइन्स का उपयोग करना शुरू हो गया। वैसे देखिए तो जो इतिहासकार हैं उन्हें 20-30 हज़ार साल पहले के भी कुछ ऐसे चिन्ह मिले हैं जिनसे देखकर उन्हें लगता है कि वो हो सकता है उस समय के कॉइन्स रहे होंगे। लेकिन लगभग 5,000 साल पहले से बहुत ही बड़े पैमाने पर कॉइन्स का उपयोग किया जाने लगा। वैसे अगर आप देखें तो आज की डेट में जो हम नोट यूज़ करते हैं, मान लीजिए आपके पास 2000 रुपये की आज नोट है, तो क्या वो 2000 नोट
की जो नोट है उसके अंदर कुछ सोना है? क्या उसके अंदर कुछ ऐसी चीज़ है जो उसे 2000 का बनाती है? कुछ भी नहीं है, बस उसके ऊपर ट्रस्ट है। ट्रस्ट है। और ये ट्रस्ट आया किससे? ये ट्रस्ट आया कोऑपरेशन की वजह से। इंसान कोऑपरेशन में रहता है और वो बिलीव करता है कि अगर हमारे सरकार ने कहा है कि ये कागज़ की कीमत 2000 रुपये है तो हाँ, इसकी कीमत 2000 है। और ये चीज़ हमें बाकी सारे प्राणियों से अलग बनाती है। ठीक इसी तरह से अलग अलग रीज़न से जन्म हुआ देवी देवताओं का। जब इंसान खेती करने लगे तो उन्होंने देखा कि किसी साल बारिश अच्छी होती है तो मेरी खेती बहुत अच्छी होती है, लेकिन किसी साल बारिश अच्छी नहीं होती तो मेरी खेती पूरी तरह से बिगड़ जाती है। और इंसान पूरी तरह से खेती के ऊपर अभी निर्भर हो गया था, तो उसे लगने लगा कि कोई ना कोई ये शक्ति है, ये जो ऊपर बादल दिख रहे हैं ना, कोई ना कोई शक्ति है जो बादलों में से नीचे बारिश करवाती है, और वो शक्ति मुझ पे अभी नाराज़ है, इसलिए इस साल बारिश नहीं हुई और मेरी खेती खराब हो गई। और इसी तरह से जन्म हुआ देवी देवताओं का। इंसान ने सोचा कि ये जो भी शक्ति है ये परम शक्ति है। और फिर उस समय की अगर बात करें तो हो सकता है हर एक कबीले का अपने अपना एक देव हुआ करता था। हर एक कबीला हो सकता है बहुत से देवों को मानता था। इंसान मानता था कि हर एक के अंदर देवता है, और इसीलिए हमें ऐसे कुछ एविडेंसेस देखने को मिले हैं कि गुफाओं के अंदर जो चित्र बनाए गए थे उसमें एक ऐसा चित्र मिला, जब देखने को मिला कि जब इंसान ने एक हिरण का शिकार किया तो उस शिकार किए हुए हिरण में से एक आत्मा निकलकर जा रही है। कुछ इस तरह की इमेजिनेशन उनको बहुत सालों पहले देखने को मिली। तो इस तरह से धर्म का जन्म हुआ, देवताओं के कंसेप्ट का जन्म हुआ, ऐसा हम मान सकते हैं। दोस्तों, इंसान की प्रगति का अगला चरण था जब इंसान ने धातुओं का उपयोग करना सीख लिया। दोस्तों, इंसान बहुत ही ऑब्जर्व करने वाला प्राणी है। इंसान ने देखा कि कुछ जगह की जो मिट्टी है वो बहुत ही मजबूत है, और चूंकि इंसान के पास अब आग थी तो वो अलग अलग तरह के एक्सपेरिमेंट किया करता था, और इसी एक्सपेरिमेंट से उन्हें पता चला कि इस जगह पे एक मिट्टी है, इस मिट्टी को जब आग में तपाते हैं तो वो लाल कलर के द्रव में हो जाती है, द्रव में रूपांतरित हो जाती है, और उस द्रव को हम जिस शेप में चाहे उस शेप में कन्वर्ट कर सकते हैं। और इसी तरह से ताम्र युग का जन्म हुआ, और फिर उन्हें पता चला कि ये जो हम द्रव बना रहे हैं, इस मिट्टी का जो द्रव बना रहे हैं, इससे हम बहुत सारी चीज़ें बना सकते हैं। हम इससे टायर्स बना सकते हैं, चाक बना सकते हैं, हम इससे हथियार बना सकते हैं, तलवारें बना सकते हैं, और जो हम खेती करते हैं तो खेती के लिए हम अलग अलग औजार बना सकते हैं। तो इस जो हम खाना खाते हैं तो खाना खाने के लिए हम उससे बर्तन बना सकते हैं, हम इनसे मूर्तियाँ बना सकते हैं। तो इस तरह से मेटालर्जी का जन्म हुआ, और धातुओं के जन्म के बाद इंसान के जीवन में बहुत सारे बड़े बदलाव निकल कर आए। दोस्तों, ऐसे धीरे धीरे जब हम इस बुक को पढ़ेंगे तो हम आज के प्रेजेंट टाइम तक पहुंच जाएंगे, और हमें समझेगा कि किस तरह से इंसान इस मुकाम तक आकर पहुंच गया है जहां पर इंसान सबसे स्ट्रांग प्राणी है। सेपियंस आज पूरी धरती के ऊपर राज करते हैं। जब हम एक किताब पढ़ते हैं तो हमें इंसान का एक गलत पहलू नज़र आता है, और वो पहलू है इंसान जहाँ जहाँ गया वहाँ वहाँ इंसान ने विध्वंस किया। हम देखते हैं कि 17,000 साल पहले जब होमो सेपियंस अफ्रीका से निकलकर एशिया में और यूरोप में फैले तो उन्होंने सबसे पहले अपनी इंसानी प्रजाति को ख़त्म कर दी। निएंडरथल और होमो इरेक्टस, ये जो बाकी की प्रजातियाँ थी वो पूरी तरह से विलुप्त हो गई। उसी के साथ जो बड़े बड़े प्राणी थे वो प्राणी विलुप्त हो गए। आज के समय में जब हम देखते हैं तो कई सारे प्राणियों की प्रजातियाँ विलुप्त होने के कगार पर आ गई हैं। तो ऐसे में हमें अपने आप के बारे में ये जानने को मिलता है कि हमारे अंदर ऐसे जीन्स हैं जो इस पूरी धरती को एक दिन नष्ट कर सकते हैं। तो सेपियंस इस बुक में से अगर कोई एक चीज़ हमें सीखनी चाहिए तो वो एक चीज़ ये होगी कि हमें यानी इंसान को अपने लालच के ऊपर
कंट्रोल करना सीखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको सेपियंस बुक की ये ऑडियो बुक समरी बहुत पसंद आई। आपके कमेंट्स और सुझाव ज़रूर मुझ तक पहुँचाइए। मैं हर एक कमेंट को रिप्लाई करने की कोशिश करता हूँ। थैंक यू मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।